नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। हम कर रहे हैं हड़प्पा सीरीज में हम कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत हम पहले कर चुके थे एग्रीकल्चर, दूसरा कर चुके हम आर्ट एंड क्राफ्ट और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है उसके नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज से थर्ड पोर्शन ट्रेड। तो हड़प्पा में आज हम करेंगे ट्रेड, व्यापार क्षेत्रीय भी होता है और बाहरी भी होता है, यानी कि आंतरिक भी होगा और बाहरी भी होगा। आंतरिक ट्रेड को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल के जो क्षेत्र है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास से वो बाहर से कौन सा सामान ले रहा है रॉ मटेरियल अपना वस्तुएं बनाने के लिए, तब हमें समझ में आएगा कि उनका ट्रेड कैसा था और किस प्रकार का था और ट्रेड वो किन किन लोगों से कर रहे थे और क्यों कर रहे थे और क्या उनकी जरूरत थी। तो आंतरिक ट्रेड देखेंगे हम। हड़प्पा में देखते हैं कि सिर्फ हड़प्पा में सिटीज ही नहीं है, विलेज भी है। जैसे अल्लादीनो और बालू का मैंने एग्जाम्पल बताया था, सिटीज पे उपनगर भी नगर भी है। तो सारे सिटीज सारे काम नहीं कर रहे, सारे विलेज सारे काम नहीं कर रहे, कुछ काम ये करेंगे कुछ ये काम करेंगे। तो इनके बीच में आंतरिक ट्रेड हो रहा है, दोनों के बीच में। ये खाद्य पूर्ति दे रहा है तो ये वस्तुएं दे रहा है, ये वस्तु यहां से ले रहा है तो ये खाद्य पूर्ति यहां दे रहा है। बार्टर सिस्टम चल रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि करेंसी नहीं है तो बार्टर सिस्टम सिटी विलेज के बीच में चल रहा है। ये आपस में एक दूसरे से इतना सामान ले दे रहा है कि इनका काम चल रहा है और अच्छी तरह चल रहा है, तो डेवलप्ड तरीके से चल रहा है। अब हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल इन्हें मिलता कहां से है ना। बाहरी में हम देखेंगे बाहरी लोगों से जो इनका हो रहा, उसमें फारस की खाड़ी के देश है जैसे ओमान और बहरीन और मेसोपोटामिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है ना। इन देशों से इनका भारी चल रहा है। लेकिन अगर ना भी इनसे ट्रेड चलता तब भी डिपेंडेंट है अपने गांव और सिटी के बीच जो संबंध स्थापित हुए, उसमें इतना रॉ मटेरियल है और इतनी वस्तुएं मैन्युफैक्चर हो रही है और एग्रीकल्चर इतना सरप्लस हो रहा है कि वो आपस में अगर ट्रेड कर रहा है, आपस में लेन देन कर रहा है, तब भी वो एक अच्छी लाइफ और अच्छा अपना डेवलप रूप से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कौन क्या से रॉ मटेरियल मिलता है। अब देखो, उन्हें चट की जरूरत है तो वो चट उन्हें मिल रहा है सुक्कुर और रोहड़ी के पठारों से, ठीक है। पत्थर उनको मिल जाते थे कहां से, नौपाषाण वाले एरिया से, और यहां से उन्हें मिल रहा था सोना दो जगह से, एक तो सिंधु नदी के क्षेत्र से मिल रहा था, दूसरा इन्हों को कोलार से मिल रहा था। कोलार इसलिए मैं कह रहा हूं नवपाषाण था ये भी, क्योंकि नवपाषाण का पिकली हिल कर्नाटक में। यहाँ हड़प्पा की वस्तुएं मिली है, बहुत हड़प्पी की वस्तुएं। इससे उम्मीद लग रही कि सोना भी इन्हें अवेलेबल हो रहा है। अब तांबा है गणेश्वर से ले रहा है, खेतरी चालकोलेती वाले लोगों से। पांचवा, और क्या जरूरत है इन्हें, बेशकीमती पत्थरों की। शंख वगैरह ये ले रहा है गुजरात से। अब इनके पास जो बचा है वो टीन इनको मिल जाता है अफगानिस्तान से, और लाजवर्ड ये इनको मिलता अफगानिस्तान से।
बाकी सब इनको 2-3 अब राजवर्ड को छोड़ के बाकी ये लोकल उस पे इनका अरेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी है, एक सिविलाइजेशन है जो गांव और शहरी के आपस के संबंधों से और उपनगर शहर और तीनों इनके संबंधों से ये चल रही थी। अब देखते हैं कि ये व्यापार कैसे कर रहा है। पहले हम देखते हैं दो पहियों की चाक पे बनी गाड़ी, जिनसे ये ट्रेड कर रहा है। मोहर मिलती है हमें लोथल से, नाव बनी हुई जहां की भारी ट्रेड हो रहा होगा। फिर ये ट्रेड पे जानवरों का यूज कर रहा है, भैंस, ऊंट इत्यादि का। कारवा के रूप में ये लोग जाते हैं, लेकिन लंबी दूरी का नहीं मिल रहा सबूत, तो इन चीजों का ये इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जब लोग आपस में ट्रेड कर रहा है और बाहर के लोगों से भी ट्रेड कर रहा है, तो कुछ सामान ये पहुंचा रहा है, गल्फ को पहुंचा रहा है, गल्फ को। कार्नेलियन की वस्तु पहुंचाते हैं ये, इनके मन के। शंख पहुंचा रहा है, हाथी दांत की वस्तुएं भी पहुंचा रहा है, कपड़े भी पहुंचा रहा है। कॉटन का साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो में, आपने देख ही लिया। और बाकी जो हमें टेराकोटा वो मिले थे, उन पर लिपटे हुए भी कपड़े के निशान हमें दिखाई देते हैं। ये भेज रहा है फिर अफगानिस्तान को लाजवर्ड की चीजें भेज रहा है, जो वहां से प्राप्त कर रहा है कि उनको बनी हुई और भी दूसरी यही काले मन की सारी चीजें उनको सप्लाई कर रहा है। अब मेसोपोटामिया में जो उनका अभिलेख है उसमें मिल रहा है कि हम क्या क्या ले रहा है उनसे। लाजवर्ड कीमती पत्थर के बने हुए मन के ले रहा है, कार्नेलियन के बनी हुई वस्तुएं ले रहा है, हाथी दांत की वस्तुएं ले रहा है इत्यादि। ये इनके अभिलेख में है कि ये हमसे ले रहा है। और इनके अभिलेख में मेलवा शब्द का इस्तेमाल है किसके लिए? हड़प्पा के लोगों के लिए। अब गल्फ कंट्रीज में इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्योंकि हड़प्पा मेसोपोटामिया की कोई भी मोहर, इसकी मोहर हड़प्पा में नहीं मिली, मेसोपोटामिया की। और ना ही इतने ज्यादा सामान मिले हड़प्पा में मेसोपोटामिया के, ना ही मेसोपोटामिया में हड़प्पा के मिले। तो हो सकता है कि बीच का कोई सेंटर्स हो, तो दो सेंटर्स हमें दिखाई भी देते हैं, इनके ट्रेडिंग के बीच में दो सेंटर हमें दिखाई भी देते हैं, दिलमुन, बहरीन कहते हैं इसे, और मगान, इसको बोलते हैं ओमान। ये क्या थे? ये थे ट्रेडिंग सेंटर हड़प्पा वालों के। फिर एक एक ट्रेडिंग कॉलोनी भी बनाते हैं अपनी, ट्रेडिंग कॉलोनी बसा रहा है। कहा? सुरजघई में, अफगानिस्तान के अंदर एक कॉलोनी बसा रहा है और दो सेंटर भी बसा रहा है। और हो सकता है कि ये माल पहले यहां से जाता हो, फिर वो वहां पहुंचता हो, फिर वहां से ये यहाँ आता हो। हम सिर्फ क्या देखते हैं? हड़प्पा की मोहरों पे हम 3 प्रतीक चिन्ह देखते हैं मेसोपोटामिया के, 3 प्रतीक चिन्ह। कपड़े काटने का यंत्र देखते हैं। दूसरा, दो जीव से जूझता एक आदमी देखते हैं। और तीसरा प्रवेश द्वार। ये 3 प्रवेश द्वार, ये 3 प्रतीक चिन्ह हम हड़प्पा की मोहरों में मेसोपोटामिया का देखते हैं। लेकिन कोई डायरेक्ट लगता नहीं कि उनके बीच में डायरेक्ट कोई लेन देन या डायरेक्ट कोई इतना वो ट्रेड डेवलप, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं नहीं मिल रही है, ना ही हड़प्पा में मिल रही है, ना ही मेसोपोटामिया में।
बस वहाँ के अभिलेख में जिक्र आ रहा है कि हम मेलवा से ये चीजें ले रहे हैं। हो सकता है कि ये सामान पहले वहाँ ट्रेडिंग सेंटर जाता हो दिलमन मकान, और फिर वहाँ के बाद ये वहाँ सप्लाई होता हो। तो ये था इनका ट्रेड, इंटरनली ट्रेड और एक्सटर्नल इनका ट्रेड। तो अब हम समझते हैं फिर दोबारा शॉर्ट में। पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन शहरी तो है, लेकिन सब में नगर ही नगर नहीं है। नगर भी है, उपनगर भी है और गांव भी है। इनका परस्पर संबंध स्थापित हो रहा है। कुछ लोग जैसे बताया एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे होंगे, तो कोई वस्तु उन्हें दे रहा है, कोई वस्तु उनसे ले रहा है, कोई खाद्य पूर्ति वहां से मिले, कोई खाद्य पूर्ति वहां से मिले। रॉ मटेरियल पूरे इंडस के आसपास ही अवेलेबल है, जो उन्हें मिल रहा है, जिनसे वो वस्तुएं बना रहा है। एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है लोकेशन की वजह से, तो ये सिटी ये डेवलप हो रहा है। बाकी जो उन्हें वो बेस्ट कीमती चीजें चाहिए, वो कुछ गुजरात पूरी कर देता है और बच्चा कुता अफगानिस्तान पूरी कर सकता। तो मेसोपोटामिया से कुछ ले ही नहीं रहा है, फारस की खाड़ी से भी कुछ नहीं ले रहा है, तुर्कमेनिस्तान से भी कुछ नहीं ले रहा है, दे रहा है, क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल इतना है कि इनके सामान डेवलप हो रहा है और ये अपना सामान वहां भेज रहा है। भले ही हमें मेसोपोटामिया में ज्यादा बहुत सबूत नहीं मिलते कि बहुत ज्यादा सामान भेजा गया हो, ना ही वहां की यहाँ बहुत ज्यादा सबूत मिलते, लेकिन उनके अभिलेख में कुछ सामानों का तो जिक्र है कि हम वहां से इंपोर्ट कर रहा है मेलवा के लोगों से। और इनके ट्रेडिंग सेंटर भी बन रहा है दो, फारस की खाड़ी में फारस के लोगों को भी ये दे रहा है, हाथीदास, शंख, कपड़ा, कालीन की वस्तुएं। और फिर एक ट्रेडिंग कॉलोनी भी बना रहा है शुद्ध गई अफगानिस्तान में, ताकि ज्यादा दूर ही ना पड़े, बीच में सेंटर हो जाए। अफगानिस्तान बिल्कुल इंडस का जो एरिया है उससे बिल्कुल ऊपर है। ध्यान कि अगर ये एरिया हम मान लें अब हड़प्पा वालों का, इंडस के आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास, तो यहाँ सुरतगोई इन्होंने अपने ट्रेडिंग कॉलोनी बसा दी थी और यहाँ से वहां मिल रहे थे। बाकी सारा सामान इन्हें लोकल लेवल हो रहा। तो ये अगर ना भी कोई बाहर से कुछ ले भी नहीं रहे ऐसा कि इनका जीवन यापन ना चले, यानी कि जीवन यापन इनका बढ़िया और बेहतरीन तरीके से चल सकता। खाने की वस्तुएं मौजूद है, सामान मौजूद है, बेशकीमती आभूषण मौजूद है, गाड़ी बनाना ये लोग जानते हैं, नाव बनाना ये जानते हैं। और ऐसा लगता है इनके पूरे ट्रेड को देखकर कि ये ऐसा नहीं होगा कि इन आदमियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया होगा कि जो वहां इस सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहा है बस चल रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, ऐसा लगता नहीं है। अब इस पूरे ट्रेड को देखिए कि सिस्टमेटिक चल रहा है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। कोई वॉर के हम कोई भी औजार नहीं देख रहे, तलवार जैसे, सिर्फ जो भी औजार देख रहे हैं हम अपनी उनकी सुरक्षा के लिए देख रहे हैं। हो सके जानवरों से अपनी सुरक्षा कर रहे हो, या आसपास के कुछ जो अनसोशल जैसे आज के एलिमेंट होंगे कुछ उनसे कर रहा हो। और ये अपर टाउन में अपना दुर्ग भी बना लेते हैं, चारों तरफ दीवार उससे घेर भी लेते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अपर टाउन लोअर टाउन में हमें दिखाई देता है कि कुछ ऊंचे लोग थे, कुछ नीचे लोग थे, मतलब किसी पे ज्यादा रिसोर्स थे, किसी पे कम थे, लेकिन फिर भी हमें कोई झगड़े वगड़े के सबूत नहीं रहते। क्या मतलब स्मूथली इनका इंटरनली और एक्सटर्नली ट्रेड चल रहा था। तो बिना उसके तो चल नहीं सकता ये, मतलब इसके तो पक्के आभास लगता है कि ये ट्रेड जो हो रहा है आपस में, ये किसी अथॉरिटी के अंदर में होगा। हो सकता है ट्रेडर्स कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है पुरोहित कंट्रोल कर रहे हो, और हो सकता है स्टेट ही कंट्रोल कर रहा हो। स्टेट ने राज्यों को परमिशन दे दी हो, स्टेट ने परमिशन दे दी होगी इनके ट्रेडर्स को जो सामान बना रहा है कि अपनी सील्स बना लो और अपने सामान पे लगा लो ताकि पहचान रहे, है ना। आपस में किसी का सामान इतने 4000 कम से कम हमें अभिलेख भी मिल रहे हैं, इंस्क्रिप्शन भी, और अलग अलग मोहर भी मिल रहे हैं। जैसे यूनिकॉर्न मेनली मिलती है, लेकिन बाकी भी हमें जानवर भी मिल रहा है, वनस्पति भी मिल रही, दूसरे हम एनिमल्स भी देखते हैं। तो इससे क्या लगता है, इससे पता चलता है कि ये सेल्फ तो नहीं हो सकता, ये कोई अथॉरिटी तो होगी इसके कंट्रोल में हो रहा होगा। अब वो अथॉरिटी स्टेट की हो सकती, वो अथॉरिटी हो सकती पुरोहित की हो, वो हो सकती अथॉरिटी उनकी ट्रेडर्स की हो, क्योंकि हमें पुरोहित के महाविद्यालय भी दिखाई देते हैं, है ना। फिर जिसको ये लोग बोलते हैं कि वो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात कि वो रिलीजियस पर्पस, फिर वो दाढ़ी वाला आदमी जो आसन के चादर ओढ़े हुए बैठा है, उससे भी लगता है कि हो सकता है कि ऐसा हो, है ना। तो उनका भी हो सकता है पुरोहित का।
और दूसरा ट्रेडर्स का भी हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी सील्स मिल रहा है, इतने सारे सामान बन रहा है, इतने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हो रहा है, कारखाने बन रहे हैं, दुकानें हैं, तो हो सकता है ट्रेडर्स की भी कोई अथॉरिटी हो, कोई यूनियन हो, कोई आपस में मिलकर इन्होंने किया हो। और नहीं हो तो इन सबको कंट्रोल कर रहा होगा कोई स्टेट, कोई एक राज्य, कोई अथॉरिटी, कोई कमेटी कुछ बना हो। लेकिन है जरूर, मतलब कुछ ना कुछ इस ट्रेड को देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक जो है सिस्टम बना हुआ है, कुछ रूल रेगुलेशन जरूर होगा। तो आज हमने हड़प्पा की इकोनॉमिक एक्टिविटी समाप्त कर लिए। उसमें हमने एग्रीकल्चर देख लिया, उसमें हमने आर्ट एंड क्राफ्ट देख लिया, और उसमें हमने ट्रेड भी देख लिया। तो आज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म। फिर यहीं पर ये मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं। जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ, चल रहा हूँ, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट और अच्छा बनता जा रहा हूँ। आप देखेंगे तो और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, नहीं देखेंगे तब भी मेरा काम है पढ़ना और वीडियो बनाना और आप लोगों तक भेजना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगला फिर नया टॉपिक हड़प्पा से ही होगा। अब हम हड़प्पा के जनरल फीचर्स देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पूरे हड़प्पा की, और फिर उसके बाद हम उनके सिटीज जो मेन थे उनको करेंगे, और फिर उसके बाद हम उनका डेक्लाइन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।